आप सभी का खालिद भाई पहले ही माफी मांग चुके हैं, उस माफी मांगने वालों में मैं भी शरीक हूं। इस डायस पे मौजूद सामने बैठे हुए भाई बुजुर्ग और दूर दूर तक मेरी आवाज सुन रहे आप सभी भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस देवबंद का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज मेरे दिल में जो खुशी उमड़ रही है और जो फख्र मैं महसूस कर रहा हूं एक जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट होने के नाते, वो शायद मुझसे बेहतर कोई और बयान नहीं कर सकता। 1920 में जिस जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडेशन रखा गया, वो फाउंडेशन रखने वाला कोई और नहीं, इसी जमीन पे पैदा हुआ, इसी देवबंद से निकला हुआ अल्लाह का एक नेक बंदा, एक बुजुर्ग शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब थे, रहमतुल्लाह अलैह थे। शायद उन्हीं के हाथों में वो पाकीज़ा असरात थे जिसके वजह से पिछले 97 ईयर से जामिया मिलिया इस्लामिया हर साल हजारों तादाद में तालिब इल्म पैदा किए जा रहा है और जिससे लाखों लाखों परिवारों की घरों की रोशनी आबाद है। साथियों, मुद्दा है इज डेमोक्रेसी स्टिल रिवाइव, इज डेमोक्रेसी स्टिल अलाइव इन कंट्री? क्या डेमोक्रेसी आज भी जिंदा है? मैं जिस जामिया मिलिया इस्लामिया से आता हूं, ताल्लुकात रखता हूं, उसको बनाने में गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल था। और एक तरह से गांधी आइडिया पे भी मैं बिलीफ रखता हूं। 1917 का दौर था, देश ने अंग्रेजों के खिलाफ देश को आजाद कराने के लिए हर तरह की बगावतें शुरू हो चुकी थी। उस वक्त गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉल दिया था, असहयोग आंदोलन जिसको हिंदी में हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं। मुसलमानों के रहनुमा अली ब्रदर्स ने भी खिलाफत मूवमेंट का कॉल दे दिया था। गांधी जी ने सोचा कि यह बेहतर मौका है, जब देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारे, हिंदू मुस्लिम नफरत फैला हुआ, तो क्यों ना असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ मिक्स किया जाए और हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अंग्रेजों से लड़ा जाए ताकि उनको इस देश से खदेड़ा जा सके। जब लोगों ने पूछा गांधी जी से कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, आप कैसा आजाद हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे आजाद हिंदुस्तान का जो वजूद 5 चीजों पे होगा। पहला चीज था नॉन वायलेंस, अहिंसा। हम कहते हैं गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। हमारे नबी ने भी कहा मोहब्बत करो आपस में, नफरतें ना फैलाओ, वायलेंस ना फैलाओ। दूसरा पिलर था हिंदू मुस्लिम भाईचारा और एकता। तीसरा उस आजादी का पिलर था इस समाज से जातीय भेदभाव और अनटचेबिलिटी, छुआछूत को दूर किया जाए, खत्म किया जाए। और चौथा था आत्मविश्वास, सेल्फ रेजिलिएंट। हम इतना ताकतवर, इतना कैपेबल बन सके कि अपने रिसोर्सेस को खुद पैदा कर सके और उनका इस्तेमाल करके एक बेहतर मुल्क बना सके। साथियों, 1947 में देश आजाद हुआ। इस देश को आजाद कराने के लिए सबने लड़ाइयां लड़ी और कल 26 जनवरी रिपब्लिक डे भी आने वाला है। जमहूरियत का वो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 67 इयर्स होने वाले हैं। मैं उसी आइडिया पे चंद मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा कि जिस आजाद हिंदुस्तान का हमने ख्वाब देखा था, जिस आजाद हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हर धर्म के लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने कुर्बानी दिया था, उनको उम्मीद थी कि हमारे आजाद हिंदुस्तान में पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगा। उनको उम्मीद थी कि हमारे हिंदुस्तान में कल्चरल फ्रीडम मिलेगा। उनको उम्मीद थी कि हमारी आर्थिक हालात, इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरेगा। उनको उम्मीद थी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, उस वक्त के 34 करोड़ आबादी को यह उम्मीद थी कि हमें सामाजिक न्याय मिलेगा। हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल
एम्पावरमेंट से, पॉलिटिकल फ्रीडम से बात करते हैं। आज इस देश में 543 सांसद बैठे हुए हैं संसद में। कहा जाता है कि जिस समुदाय से कोई नेता ताल्लुक रखता है उस समुदाय का मसला, उस समुदाय का मसाइल उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और उस समुदाय के मुद्दों पे उससे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। जिस संसद में इस देश की पॉलिसी बनाए जाते हैं, जिस संसद में इस देश के युवाओं के भविष्य तय किए जाते हैं, उस संसद में इस देश के माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसमें खसूस मुसलमान महज 22 चुन के आते हैं, सिर्फ 4%। 15% से 18% आबादी रखने वाला इस देश का अगर आबादी के लिहाज से देखें तो कम से कम 70 संसद होना चाहिए, लेकिन कितने हैं? सिर्फ 22। मैं दूर दराज राज्यों से नहीं के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इसी उत्तर प्रदेश और इसके साइड में बिहार जैसे राज्यों की बात करूंगा जहां पे आबादी 18 से 20% से 25% तक वैरी करता है। अगर वेस्ट यूपी का हालात देखें तो एक भी संसद, एक भी रहनुमा चुन के नहीं जाता है। यहां सवाल जब मैं कर रहा हूं नुमाइंदा चुन के जाने के लिए, तो मैं इस बात को मजबूती के साथ यकीन दिलाना चाहता हूं कि वो रहनुमा हर कम्युनिटी का होना चाहिए। ब्राह्मणों से लेकर दलितों तक होना चाहिए, मुसलमानों से लेकर क्रिश्चियन तक होना चाहिए, ताकि उनके मसले वो मजबूती के साथ रख सके। हमारे शारिक भाई ने बताया अभी कि इस देश में सिर्फ गाय के नाम पे करीब 3600 लोगों को हत्याएं हो चुकी है। जब पहलू खान की हत्या हुई थी, मुझे याद है कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अपने यूनिवर्सिटी से एग्जाम देके निकल रहा था, हमें खबर मिली कि अलवर में पहलू खान की हत्या हो गई। उसके अगले दिन बीजेपी का मुख्तार अब्बास नकवी ये स्टेटमेंट देते हुए पाए जाते हैं कि नहीं, पहलू खान की हत्या किसी और वजह से हुई और उनके मारने वाले लोग हिंदू नहीं बल्कि एक्सीडेंट में हुआ। अगर जो मुसल्लत किए जाते हैं नेता वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। साथियों, बात आती है कल्चरल फ्रीडम की। कल्चरल फ्रीडम में दो चीजें खास तौर आता है, एक जबान, जो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जो जबान हम इस्तेमाल करते हैं, और हमें धर्म की आजादी। गांधी ने कहा था, नेहरू ने कहा था कि हम ऐसा हिंदुस्तान खड़ा करेंगे जिसमें लोगों को, इस देश के एक एक इंसान को धर्म की आजादी मिलेगी, जबान की आजादी मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि इसी यूपी के असेंबली में कुछ चुने हुए नुमाइंदे उर्दू जबान में शपथ लेना चाहते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। कहा जाता है कि नहीं, तुम सिर्फ एक ही जबान में शपथ ले सकते हो, वो हिंदी जबान हो सकती है। महाराष्ट्र में शपथ लेने की कोशिश करते हैं उर्दू में तो उन्हें मारा जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो देश सेकुलर आइडेंटिटी पे हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को बनाने, समुदाय के लोगों को रहने के लिए बनाने की कोशिश की गई थी, उस देश में एक खास समुदाय, एक खास जाति के लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है? समुदाय से मुराद मुस्लिम समुदाय, जाति से मुराद दलित, पिछड़े तबके के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। 2005 में जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था, आप सबने नाम सुना होगा सच्चर कमेटी का रिपोर्ट का। अगर देवबंद के असातिज़ा इकराम मेरी बात अगर सुन रहे हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप सच्चर कमेटी को अपना सिलेबस का हिस्सा बनाइए, ताकि आपके तालिब इल्म को मालूम हो सके कि इस देश आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति क्या है, वो जान सके कि हम किस पोजीशन में हैं। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि इस देश के मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि 25% मुस्लिम यूथ एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते हैं। हायर एजुकेशन का रिपोर्ट कहता है कि इस देश के हायर एजुकेशन में सिर्फ 4% लोग मुस्लिम माइनॉरिटी से पार्टिसिपेट करते हैं, आगे पढ़ पाते हैं। अब तो ऐसा स्कॉलरशिप जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, एक स्कॉलरशिप आता था ताकि मुस्लिम नौजवान जो गरीब हैं वो एमफिल पीएचडी कर सके, उसको भी खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और उसमें ये एक पॉइंट डाल दिया गया है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप सिर्फ उसी मुस्लिम स्टूडेंट को मिलेगा जो नेट क्वालिफाई हो, जो यूजीसी नेट क्वालिफाई हो। एक मुसलमान बहुत मुश्किल से इस लेवल तक पहुंच पाता है कि वो मास्टर कर सके, और जब नेट क्वालिफाई करने का कंडीशन लगा दिया जाता है तो यकीनन 100 में से 1 या 2 नौजवान होंगे जो नेट क्वालिफाई करके उस स्कॉलरशिप को ले पाएंगे। जहां 1000 बच्चे ले पाते थे वहां अब शायद 2-4 ले पाएंगे। सामाजिक न्याय की बात करें तो इस देश में किस तरीके से
अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, इस देश में किस तरीके से दलितों को मारा जा रहा है, इस देश में जो हक और इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं, चाहे कुलबर्गी हो या इनके अलावा गौरी लंकेश, अभी कुछ दिनों पहले बेंगलोर में उनकी हत्या कर दिया गया था। किस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, उन पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का एक लगा के उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी सहारनपुर की बात है। ये तमाम लड़ाइयों को हमें एक साथ जोड़ना पड़ेगा। उन तमाम लोगों को जो किसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो किसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनको अपने साथ लाना पड़ेगा। और मैं खालिद सैफी भाई के बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये जरखेज जमीन देवबंद की वो जमीन रही है जहां से फतवा निकला था कि आजादी की लड़ाई लड़ना जिहाद के सवाब जैसा है, तुम उठो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ो। और जब यहाँ के उलमाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो कहा जाता है कि यहां से लेकर लाहौर तक उनकी शहीद किया हुआ जिस्म पेड़ों से पे लटका हुआ था। आज जो जिहाद सामाजिक न्याय की होगी, वो लड़ाई दलितों की होगी, वो लड़ाई अल्पसंख्यकों के हक के लिए होगी, वो लड़ाई नौजवानों के वजूद को जिंदा रखने के लिए होगी। इस देश में 40 साल के कम उम्र में 65% आबादी है। इस दुनिया का सबसे अगर यंग कंट्री है कोई तो हिंदुस्तान है, जिसकी 65% आबादी की उम्र 40 साल से कम है। यकीनन 40 साल की उम्र तक कोई भी इंसान यंग रहता है, लेकिन इस देश का प्राइम मिनिस्टर जाके कह देता है कि मुझे 600 करोड़ वोट वाले कंट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं। ये उसकी जाहिलियत का लेवल होता है। वो जाके वो इंटरव्यू में कहता है कि जो पकौड़ा बेचता है वो भी इम्प्लॉयमेंट है। उसको शायद नहीं पता कि इस देश से पीएचडी किया हुआ एक स्टूडेंट पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई करता है। उसको शर्म आनी चाहिए कि इस देश का एक रिसर्च स्कॉलर जिसको इस देश के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन पे रिसर्च करना चाहिए, वो पियोन की नौकरी के लिए क्यों अप्लाई करता है। आज अगर चाइना अगर आगे है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसने अपने रिसर्च स्कॉलर एमफिल और पीएचडी वालों को जगह दिया ताकि पूरी दुनिया के हालात को स्टडी कर सके और देश के अंदर एक बेहतर पॉलिसी लगा सके। साथियों, इस देश में 19 स्टेट है। 1960 के बाद दंगा का दौर शुरू हुआ था और वो दंगा का दौर आज भी जारी है, शक्ल बदल चुका है। 1967 में पहला दंगा हुआ था आजाद भारत का, पार्टीशन की अगर बात हटा दे, रांची में जो उर्दू लैंग्वेज के खिलाफ मुहिम चलाया गया तो उसमें दंगा किया गया था। उसके बाद लगातार इस देश में दंगे होते रहे हैं, चाहे वो 1984 में सिखों के खिलाफ दंगा किया हो जहां उनका मैसेकर किया गया, चाहे मुंबई राइट्स हो, चाहे मलियाना आसिमपुरा राइट हो, चाहे भागलपुर राइट हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो। तमाम एक फहरिस्त हमारे पास, हमारे हाथों में है फहरिस्त, जहां इन सरकारों को आईना दिखा सकते हैं, लेकिन ये सरकार आईना नहीं देखना चाहती है। मुझे हमारे यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर मोहम्मद अली जौहर का शेर याद आता है कि दौरे हयात आएगा कातिल तेरी कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। साथियों, ये वक्त है कि हम सब लोग उठे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। वो लड़ाई पीसफुल होना चाहिए, वो लड़ाई गांधी के उस आइडिया पे होना चाहिए जिसने देश की आजादी के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है इन फांसीवादी ताकतों से जब हम सबके बीच में जाएं, उन्हें मोहब्बत का पैगाम दें। वो लोग जो दूसरे धर्मों से बिलोंग करते हैं, जो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनके दिलों में किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का नफरत गढ़ दिया गया है, उनके बीच में जाएं, उनसे अपनी दिल की बातें उनसे कहें, उनकी बातें सुने। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जो टीम हमारा कैंपेन था, दरअसल यही कैंपेन था कि हम लोगों के बीच में जाएं और नफरत के खिलाफ आवाज उठा के लोगों को यूनाइट करें, मोहब्बत के लिए बुलाएं और उनको मुद्दों पे सवाल करने के लिए हम यूनाइट करें। कि हमारा मुद्दा रोजगार का होना चाहिए, हमारा मुद्दा नौजवानों के लिए रोजगार होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशन होना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए, दलितों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए। साथियों, बोलने के लिए बहुत स्पीकर हैं, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। शेर से कि आसमां जलता जमीन पे नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला।
आसमां जलता जमीन पे नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ ली जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर बन के हम आएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में आएंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है और सभी